हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्त, आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि नीट 2023 का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करें ताकि आपके 120 प्लस मार्क्स आ जाए नीट के एग्जाम। पूरा साइंटिफिक और मैं डेटा के हिसाब से बात करने वाला हूं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, जो बच्चे ऑलरेडी 120 प्लस नीट मार्क में स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स में, वो प्लीज जो भी वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, जो भी उनका पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में करें और इस वीडियो को तुरंत छोड़ दें। ठीक है, ये गाइडेंस उनके लिए जो अभी भी कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं या फिर जो बच्चे डरे हुए हैं। ठीक है, बेसिक दिक्कत, जब एज एन एस्पिरेंट मैंने पेपर दिया था और मुझे ऐसा लगता है, और आप भी बहुत सारे हैं जो बच्चे पहले भी नीट दे चुके हैं, उनको मालूम होगा कि नीट में शायद वो सिलेक्शन पिछले साल ही ले लिए होते, उन्हें क्वेश्चन आते थे, बट एग्जाम में वाले माहौल में, एग्जाम के प्रेशर में आपसे सवाल नहीं हुए थे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है, उस प्रेशर कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेशर को रिलीज करने का सबसे सही तरीका है पहली बॉल पे छक्का मारो। ठीक है, अगर मैच स्टार्ट हो रहा है ना, पहली बॉल पे, पहली दो बॉल पे बॉलर्स को पीट दो तो उनकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है और आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है, बहुत शानदार पारी जाती है। तो वही आपके एग्जाम में भी आपको एक स्ट्रेटजी इस तरह से फॉलो करनी है कि फिजिक्स का पेपर मान लो आपने अटेम्प्ट किया और पहले 10 सवाल आपने विद इन 10 to 15 मिनट्स कर भी लिए और 10 के 10 सही, मतलब 10 से 12-15 मिनट के 10 से मैक्सिमम ले जाए 15 मिनट के अंदर, अगर आप 40 मार्क्स का पेपर स्कोर कर चुके तो ऑटोमेटिकली आपका इस जो कॉन्फिडेंस होगा पेपर को लेके वो बढ़ जाएगा, जो भी प्रेशर था वो तुरंत रिलीज हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं पूरा साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप पेपर करेंगे। तो पहले 10 सवाल आपसे होंगे ही होंगे और वो सही ही होंगे, उसमें ना होने या गलत होने वाली जैसी कोई चीज नहीं है। अब पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। अभी तक मोस्टली बच्चे जो हैं बायो ही पहले अटेम्प्ट करते आए हैं, तो मेरी एडवाइस अभी भी यही है कि हाँ, तुम अभी भी पहले ही बायो अटेम्प्ट करो फ्रेश माइंड से, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर पहले करोगे तो 360 में 340 तक बायो तुम कर सकते हो, और कर ले गए पहले 40 बायो को अटेम्प्ट करने में हार्डली आपको 50 मिनट लगेगा। 50 मिनट में अगर तुम 340 तक का स्कोर ले गए तो तुम नीट की 60 to 70% जर्नी आप कवर कर चुके हो। अब रेस्ट जर्नी को विद इन टाइम मैनेज करके कैसे करना है, तो जैसे ही बायो अटेम्प्ट करके आए, मेरा ऐसा मानना है कि आप केमिस्ट्री से पहले फिजिक्स के 10 से 15, पूरी फिजिक्स ना भी करें, 10 से 15 सवाल आप कर लें। ठीक है, इन 10 से 15 सवाल को करने में आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। फिर वापस आप जंप कर जाएं केमिस्ट्री में, पूरा पेपर केमिस्ट्री का सॉल्व कर लें, वापस आए फिजिक्स में, फिर वापस फिजिक्स को सॉल्व कर लें। अब क्या करना है इस चीज को, इस अटेम्प्ट करने के लिए कि सर पहले 15 सवाल हमसे कैसे हो जाएंगे, ये बात समझो। पेपर देखते ही जो सीक्वेंस में पहले 15 सवाल हैं वो तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें इस सीक्वेंस में अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपके चांसेस क्वेश्चन के सही करने के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन में ढूंढना, सबसे पहले तुम सेमीकंडक्टर्स के सवाल ढूंढो। देखो, न्यूमेरिकल जैसी चीज अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर्स में ज्यादा है नहीं। एक लॉजिक गेट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो दुनिया में सबको आता है, कई प्रैक्टिस कर चुके। लॉजिक गेट का सवाल तुम्हें खुद में भी कॉन्फिडेंस होगा कि लॉजिक गेट का सवाल तुम कर लेंगे। दूसरा, ट्रांजिस्टर के गेन फैक्टर होते हैं, वो भी फॉर्मूला बेस्ड है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है गेन फैक्टर कर लोगे। तीसरा, शायद अगर एक न्यूमेरिकल आ जाए तो जेनर डायोड पे, वो करंट इन द जेनर डायोड, हालांकि वो पूछा नहीं जाता, लेकिन मे बी तीसरे टाइप का एक वो न्यूमेरिकल है, देख लेना। एनसीईआरटी में 2 सॉल्व एग्जांपल है, देख लेना, सेम आएगा, बस डेटा चेंज हो सकती है और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बाकी फिर थ्योरी है, पीएन जंक्शन हो गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी हो गई, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, ठीक है, फिर तुम्हारे डायोड्स की प्रॉपर्टी होगी। और इस पूरे सेमीकंडक्टर, अगर मान लो तुम्हें सर इतना समय नहीं है रिवाइज करने का, बेटा बहुत टू द पॉइंट हर एक चीज को लेके शॉर्ट नोट्स तुम्हें दे रखे हैं, फॉलो कर लो। अभी तक भी नहीं है तो प्लीज इस टेलीग्राम पैनल पे जाओ, यहाँ से मेरे सेमीकंडक्टर के नोट उठाओ, पॉइंट फॉर्म में है, बहुत लंबे नहीं है। इस नोट से अगर पूरा सेमीकंडक्टर तुम रिवाइज करते हो तो मैं हार्डली 15 मिनट लगेंगे। t.me/physics होके हर एक पॉइंट कवर है, इसके बाहर एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट से लाइन को पढ़ के मैंने एक पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है।
इसके बाहर नीट की औकात नहीं है, पूछ दे, और पिछले 20 साल से ना पूछ पाए हैं ना अगले 20 साल तक पूछ पाएंगे, जो मैंने नोट्स में दे दिया। सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी इस नोट्स में। तो 3 सवाल सेमीकंडक्टर के आएंगे ही आएंगे, और तुम्हें हंट करके सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढने सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, कर लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे सीक्वेंस में आना तुम यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन एनालिसिस सभी को आती है, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस के जो सवाल हो यूनिट डायमेंशंस के, वो कर लेना। ध्यान रखना यूनिट एंड डायमेंशन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जो बहुत समय लेता है, जिसको आप अगर आपको दिख जाए वो मत करना, ठीक है। यूनिट डायमेंशन में अगर ऑप्शन में तुम्हें डायमेंशंस दे रखी हैं, मतलब समझ में आ रही है, तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मतलब डायमेंशन देके फिजिकल क्वांटिटी पूछ दी, ठीक है, डायमेंशन देके फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहे हैं तो मत करना। अगर ऑप्शन में डायमेंशन ए बी सी डी चारों ऑप्शंस जो है ना, उसमें क्या कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को करना है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला देके फिजिकल क्वांटिटी दे दी, चारों ऑप्शन में तुम्हें डायमेंशन ना देके फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, तो उस क्वेश्चन को शुरू में मत अटेम्प्ट करना। रीजन ये है कि भाई तुम्हें 4 ऑप्शन होंगे, 4 फिजिकल। अब तुम्हें चारों ऑप्शन की पहले तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर मैच कराना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो डायमेंशनल फॉर्मूला दे रहा है वो किससे मैच कर रहा है। तो बेसिकली ये एक सवाल में 4 सवाल पूछ दिए उसने। तो फिजिकल क्वांटिटी देके डायमेंशन पूछिए, मतलब ऑप्शन ए बी सी डी में डायमेंशंस लिखी हुई हैं तो उनको पहले अटेम्प्ट करना। और अगर डायमेंशन देके और तुम्हें डायमेंशन देके फिजिकल क्वांटिटी पूछ रखा है तो उन क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करना। बाकी अगर रूल्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे आ जाए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली चीजों पे, तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं, वो तो तुरंत कर ही लोगे, ठीक है। तो एक सवाल तुम्हें यूनिट डायमेंशन पे मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करेंगे फिजिक्स में, वो करेंगे एरर्स के। फिक्स सवाल है, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट पूछी जाती है, तो पूछी सवाल आएगा, लीस्ट काउंट पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो फिक्स या फिर रीडिंग कि भाई वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी, स्क्रू गॉज की रीडिंग क्या होगी। तो रीडिंग लेने का फिक्स फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट का फिक्स फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला देख लेना, काम खत्म हो गया, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं है। तो मैं वो तुम्हें बात बता रहा हूं जहां पे वेरिएशन पॉसिबल नहीं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट में रेजिस्टेंस यहां की जगह यहां जोड़ देगा, सर्किट मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी दिमाग की। लेकिन स्क्रू गॉज है वो नहीं बदलने वाला दुनिया में, ठीक है। अगला स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर या फिर सिग्निफिकेंट फिगर या राउंडिंग ऑफ, इनके फिक्स रूल है, दोनों के 6 रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ के। वो अगर तुमने रूल्स स्टडी कर लिए तो रूल्स पे ही फिक्स सवाल आना है, तो जरूर कर लेना, और इन पे फिक्स सवाल आना ही आना है। तो इनको अच्छे से तुम एक बार देख लेना, ठीक है। और नहीं तो कैलकुलेशन ऑफ एरर की, भाई इसमें इतनी एरर है, इसमें इतनी एरर है, तो एरर कैलकुलेशन का भी फिक्स फॉर्मूला है, देख लेना, ठीक है। तो एरर पे, यूनिट डायमेंशन पे, सेमीकंडक्टर पे, इन 3 पे सवाल आने ही आने। तो सबसे पहले नंबर पे सेमीकंडक्टर, बिकॉज सबसे कम समय लेते हैं, थ्योरेटिकल सवाल होते हैं बायो जैसे, ठीक है। एन टाइप पी टाइप की अगर प्रॉपर्टी पूछ दी तुरंत हो जाएगा, लॉजिक गेट भी तुरंत हो जाता है, ठीक है। बस हाँ, न्यूमेरिकल अगर आगे जेनर डायोड वाला तो छोड़ देना शुरू में, बाद में करना, ठीक है। जहां सॉल्व करने को आ जाए छोड़ देना। यूनिट डायमेंशन कर लेना, ठीक है, डायमेंशन पे सवाल आएगा कर लेना, एरर आ जाएगा वो कर लेना। फिर आता है डुअल नेचर। भाई ऐसा कोई साल नहीं गया पिछले 20 साल से जिसमें इस चैप्टर से सवाल आया ना हो, बेयर मिनिमम 1, वरना 2 या 3 सवाल भी आए हैं, मतलब 2 से 3 सवाल तो नॉर्मल है यार इस चैप्टर से। अब देखो डुअल नेचर में एक ही सवाल, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में एक ही इक्वेशन है, E इंटू वी स्टॉपिंग को के मैक्स कह दो या इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, और दूसरा डी ब्रॉगली की लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यही 2 इक्वेशंस हैं, इन्हीं पे जो सवाल आएंगे। बाकी कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आ सकते हैं या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर वो देखने हैं वो मैंने बहुत अच्छे से करा सकते हैं। एक बार रिवाइज करना है तो अगेन मेरे नोट्स को प्रेफर कर लेना, डुअल नेचर सारे की कंसेप्ट की पॉइंट फॉर्म में कर लेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में 10 मिनट लगेगा। तो 4th नंबर पे आप डुअल नेचर चैप्टर के अगर क्वेश्चन आपको दिखता है तो वो करेंगे। 5th पे आता है एटम। फिक्स है भाई, स्ट्रक्चर बोहर मॉडल पे ही सवाल आएगा, जो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, सबसे लोएस्ट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4। एनर्जी लेवल याद रखना, एनर्जी लेवल्स याद रखना। फिक्स्ड रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं। रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी का फॉर्मूला और एनर्जी, जो भी एनर्जी लेवल्स हैं उनके फॉर्मूले। तो फिक्स फॉर्मूले वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, यही 3 है। एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, उनके आपस के इंटर रिलेशन। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भाई
और एक ये वाला फॉर्मूला आता है कि बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे, तो n निकाल लो कि कौन सी स्टेट में, और फिर वहां से नीचे आ रहा तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मिलेंगी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के फिक्स 4-5 फॉर्मूले हैं, देख लेना, नहीं तो यहाँ टेलीग्राम पे चलाना, नोट दे रखे हैं उसमें लिख रखा है। फिक्स तरीके के सवाल होते हैं, सबसे पहले आप उनको करना। तो ये 5 सवाल अगर आप देखोगे तो 3 1 4 1 5 2 7 1 8, ये 8 सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हाई प्रोबेबिलिटी में। फिर इसके बाद जब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप देखना न्यूक्लियाई चैप्टर का कोई सवाल है क्या, कर लेना, बिकॉज न्यूक्लियाई चैप्टर पे आएगा तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पे आएगा, नहीं तो न्यूक्लियर रेडियस वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3, उससे ये रिलेशन आ जाता है R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, मास नंबर A1 A2 दे रखा होता है, इज इक्वल टू A1 अपॉन। तो फिक्स फॉर्मूला एक तो ये वाला न्यूक्लियाई में, दूसरा रदरफोर्ड एंड सोडिलो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और वहां से हाफ लाइफ पे बेस्ड जो सवाल आते थे उनके जो फॉर्मुलेस होते थे, और एक चीज और बनती थी क्या, रेडियो एक्टिविटी dN/dt जिसकी वैल्यू लैम्डा n लिखते थे। तो न्यूक्लियाई के फॉर्मूले देख लेना, सिंपल होते हैं बेसिकली, वो कुछ न्यूमेरिकल बन सकते हैं, नहीं तो रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा डिके में क्या होता है, बीटा डिके में क्या होता है, गामा डिके में क्या होता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कैसे चेंज होता है, न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कब, तो वो सारी चीजें तुम एक बार रिव्यू कर लेना। न्यूक्लियाई कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, किसके डीके में क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने अपने नोट्स में बता रखी हैं और पॉइंट वाइज बता रखी, मेरे नोट्स रिवाइज कर लेना, 10 मिनट में रिवाइज हो। 7th पे आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पे भी 1 से 2 सवाल हर साल देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड हैं, या तो प्रोजेक्टाइल पे आ जाएगा, नहीं तो स्ट्रेट लाइन वाले मोशन पे आ जाएगा। और काइनेमेटिक्स इसलिए भी मैंने लिखा है बिकॉज यार काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है कि हमने अपने प्रिपरेशन के समय में इतनी बार पढ़ा है, ईमानदारी से देखो, क्योंकि जब भी पढ़ना शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स में, कोई टीचर कोर्स लॉन्च करता है काइनेमेटिक्स से, तो काइनेमेटिक्स और 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतनी बार पढ़ा होता है कि इनके फॉर्मूले हमें याद होते हैं। तो काइनेमेटिक्स से एक सवाल आएगा ही, बेसिक से ही आएगा, और तुम कर लेते हो, काइनेमेटिक्स को लेकर तुम लोग कॉन्फिडेंट होगे। फिर उसके बाद तुम ढूंढना कि कहीं कोई क्वेश्चन रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ गायरेशन तो नहीं पूछ रहा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है तो मोस्टली फिगर्स की हमें याद है होती है, थोड़ा बहुत उसमें करेगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के किसी और एक्सिस के अबाउट निकलवा लेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी भारत में हर बच्चे को निकालने आती है। तो वो कंसेप्ट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह लो या पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह लो, इस कंसेप्ट पे एक सवाल देखने को मिलता ही है। आप सबको आता है, नहीं आता तो एक बार रिवाइज कर लेना, अपने अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी में इसको भी रखना। फिर वाईडीएससी एंड डिफ्रैक्शन पे, वाईडीएससी में देखो लोकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फिक्स सवाल है, ठीक है, तो फिक्स फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं। नहीं तो डिफ्रैक्शन में देखो एक तो ब्रूस्टर लॉ पे सवाल आ सकता है, मैलस लॉ पोलराइजेशन वाला जो एक ही फॉर्मूला है, ब्रूस्टर लॉ पे भी एक ही फॉर्मूला है। नहीं तो ब्रूस्टर डिफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा 2 टाइम्स लैम्डा डी बाई स्मॉल ए होती है, एक ही फॉर्मूला है। तो तीनों के एक एक फॉर्मूला है, एक बार देख लेना। इन वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन मिला के 2 सवाल तुम्हें मिलेंगे। वाईडीएससी के मैक्सिमा और मिनिमा की लोकेशन के 2 फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला, और या फिर नॉन स्टैंडर्ड भाई पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, और स्लैब में डाल दिया क्या हो जाएगा, तो स्लैब में एक शिफ्ट वाला फॉर्मूला और ऐड हो जाता है। तो वाईडीएससी के भी टोटल ले लोगे ना तो 5 फॉर्मूले बनते हैं, इससे ज्यादा फॉर्मूले बनते नहीं है, देख लेना, एक बार रिव्यू कर लेना, ठीक है। फिर 10th नंबर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस वाले जो सवाल आएंगे उनको देख लेना। रेजिस्टेंस वाले मतलब किसी वायर को खींच दिया, या खींचा नहीं, एक्स्ट्रा वायर ले लिया डबल लेंथ का, तो एक में जिसमें वायर की एक्स्ट्रा वायर ले लेते हैं तो नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, n टाइम्स आर हो जाती है, खींच के बड़ा कर देते हैं तो n² होती है। या फिर कलर कोडिंग वाला सवाल आ जाए, या आर इक्विवेलेंट निकालने का सिंपल सा सवाल आ जाए जिसमें सर्किट सॉल्व करना पड़ रहा हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सर्किट सॉल्व करने वाला सवाल शुरू में मत करना। बात मैं नहीं कह रहा क्वेश्चन छोड़ देना, शुरू में नहीं मत करना, अगर दिख जाता है, ठीक है, अगर दिख जाता है तो रेजिस्टेंस का सवाल, रेजिस्टेंस वाले सवाल जिसमें सर्किट नहीं सॉल्व करने वाले हैं, बेसिक सी मतलब कलर कोडिंग पे बेस्ड, ठीक है, रेजिस्टेंस के वेरिएशन वाले सवाल, या बहुत सिंपल सा व्हीट स्टोन ब्रिज के कर दे के तुमसे आर इक्विवेलेंट पूछ दिया तो वो दिख रहा हो तो सवाल कर लेना। फिर 11th पे आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला सवाल। 3 तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल, कंपाउंड और टेलीस्कोप, ठीक है।
तीनों पे मैग्निफिकेशन के दो दो फॉर्मूले, टोटल के 6 फॉर्मूले हैं, दोनों याद रखना। सिंपल माइक्रोस्कोप के 2, कंपाउंड के 2 और टेलीस्कोप के 2, तो टोटल 6 फॉर्मूले, एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख, 2 बार लिख दिया। फिर आता है न्यूटन्स लॉ, ठीक है। न्यूटन्स लॉ पे भी तुम्हें एक सवाल मिल जाएगा, बहुत बेसिक फंडामेंटल्स होगा, या तो वो कनेक्टेड मास सिस्टम एटवुड मशीन वाले, मतलब 2 ब्लॉक लटक रहे हैं वाला कॉमन एक्सेलरेशन निकालने वाला सवाल, उसी के आने की संभावना ज़्यादा है। फिर उसके बाद 14 नंबर पे है ईएम वेव्स, ठीक है। ईएम वेव्स का कोई सवाल बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। ईएम वेव्स के फॉर्मूलेस को रिव्यू कर लेना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाना। फिर आता है वेव्स, बहुत सिंपल सवाल आते हैं यार वेव्स के। तुम देखो, वेव में अगर वेव इक्वेशन दिख जाए तो तुम ऐसा करना बल्ले बल्ले। अगर वेव इक्वेशन दिख गई तो सबसे सिंपल सवाल आएगा, वेव वेलोसिटी पूछ देगा या तो ओमेगा बाय के से, या वेवलेंथ पूछ देगा। तो जो के होगा, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 2 पाई बाय लैम्डा जो होता है, तो या तो तुमसे वेव वेलोसिटी पूछ देगा या वेवलेंथ पूछ देगा। तो वेव वेलोसिटी ओमेगा बाय के होता है और के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। नहीं तो बीट्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नहीं तो वेव्स में ऑर्गन पाइप पे सवाल आने की संभावना बहुत अच्छी है। अब ऑर्गन पाइप में कुछ नहीं पढ़ना, ये ध्यान रख लो बस, जो मैंने यहां लिख दी कि फर्स्ट रेजोनेंस मिलता है लैम्डा बाय 4, और अगर क्वेश्चन में एंड करेक्शन दे रखा है तो प्लस ये और कर देना। तो फर्स्ट रेजोनेंस मिलता है लैम्डा बाय 4 पे, सेकंड रेजोनेंस मिलता है 3 लैम्डा बाय 4 पे। सेकंड रेजोनेंस क्या होता है, 3 लैम्डा बाय 4। तो फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ दे के सेकंड रेजोनेंस लेंथ पूछी है, तो जो भी फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ दे रखी है उसे बस 3 से मल्टीप्लाई कर, या फिर तुम्हें फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ और सेकंड रेजोनेंस लेंथ दोनों दे देगा और तुमसे वेवलेंथ पूछ देगा, तो L1 माइनस L2 लैम्डा बाय 2। मतलब ये 3 फॉर्मूले में फर्स्ट रेजोनेंस, ध्यान रखो ना यार, ऑर्गन पाइप में फर्स्ट रेजोनेंस लैम्डा बाय 4 मिलता है, सेकंड रेजोनेंस 3 लैम्डा बाय 4 पे होता है। अगर एंड करेक्शन दे रखा होगा तो दोनों में ई एंड करेक्शन की वैल्यू और ऐड कर देंगे, और जो दोनों का डिफरेंस आता है L1 माइनस L2 वो लैम्डा बाय 2 क्या होता है, वहां से लैम्डा आ जाएगा। स्पीड ऑफ वेव, साउंड वेव क्या होती है एयर में, या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो 320 मीटर पर सेकंड एज्यूम कर लेना, तो फ्रीक्वेंसी भी पूछी होगी तो आ जाएगा। तो ये ध्यान रखो, सिर्फ सिंपल सी बात है, ऑर्गन पाइप में फर्स्ट रेजोनेंस मिलती है लैम्डा बाय 4 पे, सेकंड मिलती है 3 लैम्डा बाय 4 पे, अगली वाली 5 लैम्डा बाय 4 पे, मतलब ऑर्डर नंबर के रेशियो चलते हैं। तो फर्स्ट रेजोनेंस लैम्डा बाय 4, सेकंड रेजोनेंस 3 लैम्डा बाय 4, इतना ही पूछेगा। एंड करेक्शन दे रखा है तो ऐड कर देना। तो ऑर्गन पाइप पे ये इन 3 फॉर्मूले पे बेस, तुम्हारे ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखोगे तुमसे सवाल हो जाएंगे और इन पे आने की संभावना है। तो इन तीनों मतलब वेव इक्वेशन, बीट्स और ऑर्गन पाइप, इन तीनों कंसेप्ट को अगर मिला ले तो 100% तीनों में से एक कंसेप्ट पे तो तुम्हें एक सवाल मिल ही जाएगा। फिर आता है केटीजी के फॉर्मूले, आरएमएस स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, इनके फॉर्मूले, ठीक है, मीन फ्री पाथ वाला फॉर्मूला, तो वो सारे फॉर्मूले तुम जो केटीजी के हैं ना, बेसिक सिंपल सिर्फ स्ट्रेट फॉर्मूला वो तुम देख लेना। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स में आ जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले जो सवाल होते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू वाले, और दूसरा हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, दोनों पे एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को लेके एक ही फॉर्मूला। हीट इंजन की एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हीट इंजन की एफिशिएंसी को ईटा कहते हैं, रेफ्रिजरेटर की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा, इन दोनों का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले रिव्यू करें, इन पे सवाल आ सकते हैं। तो टोटल के मैंने अगर मैं बात करूं 17 चैप्टर से जो मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए हैं, तुम अगर जोड़ोगे तो टोटल मैंने 22 सवाल बताए हैं ऑर्डर में। तुम्हें 22 नहीं अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, मैक्सिमम 15 सवाल करने हैं, ठीक है, या 10 सवाल करने हैं। तो तुम इस सीक्वेंस में ढूंढना शुरू करना। सबसे पहले सेमीकंडक्टर के मिले, कर दिए, फिर यूनिट डायमेंशन के ढूंढे, कर दिए, फिर एरर्स के ढूंढे जितने मिले कर दिए, फिर डुअल नेचर के ढूंढे ते कर दिए, फिर एटम के ढूंढे जितने मिले ये कर दिए, ठीक है। फिर इस ऑर्डर में, मतलब मैंने तुम्हें ऑर्डर बताया है क्वेश्चन हंटिंग का। तुम जिस ऑर्डर में पेपर दे रखा है उसमें मत देखो तुम वर्टिकल, और ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें डिटेल में पढ़ के पता चलेगा। वर्टिकल रीडिंग में पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ठीक है। तो तुम देखते जाओगे, तुरंत जो भी सवाल मिलता चला है खटाखट 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 करते चले जाना। जैसे ही तुम्हारे 10 से 12 सवाल अटेम्प्ट हुए, 12 टू बी सेफर साइड तुम 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। जैसे ही मान लो तुम यहां से शुरू किए सेमीकंडक्टर से और तुम इस टॉपिक पे पहुंचे इस ऑर्डर में कि YDSC तक, तब तक तुम्हारे 12 सवाल हो चुके हैं। तुमने देखा घड़ी में 15 मिनट हो चुके हैं, मेरे 12 सवाल अटेम्प्ट हो चुके हैं। तुमने फिजिक्स बंद करी, तुरंत लौट के केमिस्ट्री पे पूरी केमिस्ट्री वापस करके आए। अब वापस से हंटिंग शुरू करी जितनी मैंने बता दी है। रेजिस्टेंस के सवाल देख लेना, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के,
फिर न्यूटन्स लॉज के इसके, फिर इस सीक्वेंस में करते चले जाना। इस सीक्वेंस में एक बार जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, मतलब इस नंबर के चैप्टर तक आ जाना, देख लेना हाँ सर ने ये बताए थे, क्योंकि इनमें स्ट्रेट मैंने ये जो चैप्टर्स बताए हैं या फिर ये जो टॉपिक बताए हैं, इन पे स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो थोड़ी बहुत थ्योरी बताई है उसको एक बार पढ़ लेना है। कोई प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है, कुछ घुमाया नहीं जा सकता, बहुत मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में नहीं बनते, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछते हैं, तो तुमसे सही होंगे। जब ये एक बार इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, अब तुम्हारे पास जो भी समय बचा है वो सिर्फ फिजिक्स के लिए। अब तुम डिटेल में एक एक करके क्वेश्चंस करते चले जाओ, होते जाओ। उसमें भी ध्यान रखना, अगर ग्राफ बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो उसे भी सबसे पहले करना, उसे भी पहले कर लेना। क्यों? ग्राफ बेस्ड, या तो तुमने वो ग्राफ देख रखा होगा या नहीं देख रखा होगा, तो तुमसे या तो सवाल होगा या नहीं होगा। ग्राफ के लिए मैं तुम्हारी एक मदद और कर सकता हूं, जितने भी एनसीईआरटी के ग्राफ हैं उसका मैं तुम्हें एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है? तो उसको देख लेना, तो सारे ग्राफ तुम्हारे रिव्यू हो जाएंगे, ठीक है? तो ग्राफ बेस्ड सवाल है तो उनको तुरंत पहले देख लेना, ठीक है? तो ग्राफ बेस्ड वाले सवाल तुम कर सकते हो। तो इस तरह से पेपर जब तुम अटेम्प्ट करोगे ना, मैं टोटल 22 सवाल बताए हैं, तुम बेयर मिनिमम भी देखोगे ना, तो 22 सवाल बताए थे तो 15 सवाल तुम्हारे फंसेंगे ही फंसेंगे, तो 60 सवाल तो यही हो जाएंगे। और ये 60 सवाल तुम्हारे शुरू के 20 मिनट में हो रहे हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ द पेपर भी तुम बहुत अच्छा कर ले जाओ, ठीक है? तो ये मैंने मोटा मोटा तुम्हें बता दिए कि ये फॉर्मुलेज, ये सारी चीज़ें देख लो अभी, और जब पेपर अटेम्प्ट करना तो पहले इनको कर लेना, ठीक है? इस सीक्वेंस में तुम क्वेश्चंस को ढूंढना शुरू करना। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा, सबसे पहले आप सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन ढूंढेंगे, फिर यूनिट डायमेंशन के करेंगे, फिर एरर्स के करेंगे एग्जाम में, फिर डुअल नेचर के, फिर एटम के, फिर न्यूक्लियाई के, फिर काइनेमेटिक्स के, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर वाईडीएससी के और डिफ्रैक्शन के फॉर्मूला वाले सवाल, फिर रेजिस्टेंस के वेरिएशन वाले सवाल। सर्किट सॉल्विंग नहीं करनी है, सर्किट सॉल्विंग में टाइम लगता है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में स्टेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ जायरेशन अगर तुमसे पूछा है, पैरेलल थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम, ये सब लगा लोगों के, वो वाले सवाल कर लेना। फिर न्यूटन्स लॉ पे सवाल आएगा तो कर लेना। ईएम वेव पे सवाल आएगा तो फॉर्मूला बेस आएंगे। वेव के फॉर्मूला बेस सवाल, ऑर्गन पाइप पे आया तो फर्स्ट रेजोनेंस ध्यान रखना λ/4 पे होती है, सेकंड 3 λ/4 पे होती है। एंड करेक्शन होगा तो दोनों में ऐड कर देंगे, प्लस ई लिख देंगे, और दोनों का डिफरेंस L1 - L2 λ/2 होता है। फिर केटीजी में स्ट्रेट आर स्पीड वाले जो फॉर्मूलेज हैं, या फिर तुम्हारे मीन फ्री पाथ, मीन फ्री टाइम, ये वाले जो रिलेशन है उनको देख लेंगे। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में FLT एंड हीट इंजन या फिर रेफ्रिजरेटर पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब पूछा है तो देख लेंगे। ग्राफ के सवाल होंगे तो ये कर लेंगे। तो मोटा मोटा मैंने 22-23 सवाल बताए हैं, जिसमें आपको 15-16 तो बेयर मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 60-65 नंबर का सवाल जब आप 20 मिनट में कर लोगे, तो बचे हुए टॉपिक आपने पढ़ तो सब रखा है, लेकिन अब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है। अब आपको लग रहा है कि हाँ यार, मेरे पास कम से कम भी 40 मिनट बचे हुए हैं और 60-70 में 15 ही सवाल तो और करने हैं अगले 40-50 मिनट। तो अब तुम पेशेंस के साथ जब सॉल्व करोगे तो तुमसे जिसमें थोड़ी बहुत भी न्यूमेरिकल एबिलिटी रिक्वायर्ड है वो तुम जल्दी कर लो, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखना, जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन जो पहली बार में पढ़ते ही तुम्हें उसका आंसर दिमाग में आया तो ही उसको अटेम्प्ट करना। तुम्हें उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है तो उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मत उलझना क्वेश्चन के साथ, ठीक है? मान लो सर्कुलर मोशन का बहुत सिंपल सा सवाल है, ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है, वी पूछ दिया, तो वी इक्वल आर ओमेगा लगाया, खटाक से आंसर आ रहा है, ठीक है? तो बहुत सिंपल से जो सवाल होते हैं ऐसे बहुत सारे, मतलब 10 से 15 सवाल बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल लेवल के जो सवाल है, जो डायरेक्ट तुम्हें दिखता है, पता है यार ये तो कर रखा है, ये तो सर ने क्लास में कराया था, ये तो बिल्कुल एज इट इज सवाल आ गया, तो वाले सवाल पहले कर लेना। जहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ देना। हालांकि मैंने ये जो सीक्वेंस बताया वो ऐसा ही बताया है कि ये है ही स्टेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, जिसमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, या तो तुम्हें आता है या नहीं आता है, दैट्स इट, ठीक है? तो इनके जो भी मैंने सीक्वेंस बताए, सारे फॉर्मूले, सारे थ्योरी प्लीज देख लेना। नहीं है नोट्स तो टेलीग्राम पे जाओ, नोट्स को डाउनलोड करो और सॉल्व करो। तो आई होप ये गाइडेंस सेशन तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेस रिलीविंग लगा होगा, और आई बिलीव कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो सर्टनली 120 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। प्लीज़ बच्चे डरे मत, अपने आप को ज़्यादा सोचो मत। एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है, आप सबको ये फीलिंग आ रही होगी सर सब पढ़ा हुआ भूल गया, पहले तो सब पढ़ा था, सब कर लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा भूल गया।
भाई वो तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो ना कि वो हार्मोन्स का खेल ऐसा हो गया, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो चुका है। प्लीज डोंट थिंक लाइक सो। और भगवान के लिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद कर दो। अब अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बंद कर दो, अब रिवाइज मोर एंड मोर फॉर्मूला, मोर एंड मोर थ्योरी, बायो पे समय दो, फिजिक्स में दे रहे हो तो फॉर्मूला पे समय दो, क्वेश्चन मत, क्योंकि तो अब अगर क्वेश्चन तुमने कोई अटेम्प्ट किया तुमसे नहीं हुआ, तुम्हें वो इतना डीमोरलाइज कर देगा। और पूरा गेम यार, पूरा गेम पेपर का जो है वो मतलब अब कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहे तो हम क्या बताएं, कहीं लिख के दे सकते हैं, कहीं लिख के दे सकते हैं। तुमने पूरे साल भी नहीं, पिछले 4 महीने भी ईमानदारी से मेहनत करी है तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। बस तुम्हें कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रहे, जो चीज कंफर्टेबल जोन में है उसी को करें। बायो अच्छे से करें, फिजिक्स में फॉर्मुलेज रिव्यू करें। मैंने इतनी सारी बातें बता दी, सर ने ये टॉपिक्स बताएं, ये चीज बताएं, इनके फॉर्मुलेज देख लेते हैं, ये चीजें देख लेते हैं भाई, इनके कैसे कैसे सवाल आते हैं, इनके पीवाईक्यूज ढूंढ के कर लेते हैं। तो बेसिक ये काम करो, ठीक है, रादर देन कोई भी रैंडम सवाल उठा के सॉल्व कर लेना, कोई रैंडम प्रैक्टिस सेशन कर लेना, ठीक है। तो ये मत करिए प्लीज। ज्यादा से ज्यादा काम करें अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप पे। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप उस काम से होगा जो काम आप करना जानते हैं, जो आपसे हो रहा है उसी को करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट, भाई तुम्हें कितनी भी नॉलेज हो, तुम कितने भी तेज हो, अगर तुम्हारा एग्जाम में कॉन्फिडेंस हिला, तुमसे 2 सवाल नहीं होंगे, तुम्हें आते हुए सवाल जो जिसका आंसर याद होगा ना, उस पर तुम सेल्फ डाउट करने लगोगे कि यार इसका ये होता था या ये होता था। ये होता है कॉन्फिडेंस की वजह से। तो प्लीज आप वो सारे एक्ट करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। टाटा बाबा, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।